हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं 2025 की धमाकेदार मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है रेल की पटरियों की खटखट से, जैसे कोई पुरानी हिंदी फिल्म का सीन हो। साल है 1978 और हमारे हीरो हीरोइन एरिस और पॉल ट्रेन में बैठे रोमांटिक मूड में दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं। पॉल, जो बड़ा स्मार्ट और रोमांटिक बंदा है, एरिस को सरप्राइज देने का प्लान बनाता है। वो उसे ले जाता है शहर के सबसे नए और पॉश स्काई व्यू रेस्तरां में, जो इतना ऊंचा है कि बादल इसके पैर छूते हैं। एरिस तो देखते ही खुशी से उछल पड़ती है। अरे पॉल, तू तो एकदम कमाल का है यार। दोनों रेस्तरां में पहुंचते हैं और वहां का नजारा देख एरिस की आंखें फटी रह जाती हैं। चारों तरफ शीशे की दीवारें, नीचे पूरा शहर चमक रहा है और बीच में किचन, जहां शेफ लोग ऐसे खाना बना रहे हैं जैसे कोई जादू कर रहे हों। दोनों नीचे फोटो खिंचवाते हैं, फिर लिफ्ट से ऊपर डाइनिंग एरिया में जाते हैं, लेकिन टेबल के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। तभी एरिस की नजर पड़ती है एक नटखट से बच्चे पर, जो इधर उधर शरारतें कर रहा है। ये लड़का तो बड़ा मस्तीखोर है पॉल, एरिस हंसते हुए कहती है। खैर, दोनों ऊंचाई से शहर का मजा ले रहे हैं। एरिस पॉल के सूट पर एक गुलाब का फूल लगाती है, लेकिन ओहो, फूल का कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है। खून की एक बूंद टपकती है और एरिस को अचानक घबराहट होने लगती है। वो पॉल से कहती है, यार मुझे थोड़ा फ्रेश होने जाना है, और वॉशरूम की तरफ भागती है। वहां उसे उल्टी जैसा फील होता है। तभी वहां एक सिंगर मारिया अपने छोटे बेटे के साथ आती है। मारिया, जो जिंदगी का तजुर्बा रखती है, एरिस को देखते ही समझ जाती है। अरे बहन, तू तो प्रेग्नेंट है ना? एरिस शर्माते हुए हाँ कहती है और बताती है कि पॉल बहुत प्यारा और सपोर्टिव है। वो बच्चे की खबर सुनकर खुशी से झूम उठेगा। मारिया दिल से एरिस के लिए खुश होती है और कहती है, बधाई हो बहन। अब सीन बदलता है। पॉल, जो पूरा रोमांटिक मूड में है, एरिस को रेस्तरां के ऊपरी डेक पर ले जाता है। वहां वही शरारती बच्चा फिर से नजर आता है, कुछ न कुछ हरकतें करता हुआ, और तभी पॉल एकदम फिल्मी स्टाइल में घुटनों पर बैठ जाता है। एरिस, मेरी जिंदगी का सितारा बन जा। वो जेब से अंगूठी निकालता है और प्रपोज करता है। एरिस की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वो कहती है, पॉल, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पॉल तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे वाह, ये तो डबल खुशी की बात है। वो एरिस की उंगली में अंगूठी पहनाता है और दोनों की सगाई पक्की हो जाती है। लोग तालियां बजाते हैं। माहौल में बस प्यार ही प्यार है। लेकिन भाई, ये फाइनल डेस्टिनेशन है, यहाँ खुशी ज्यादा देर टिकती कहाँ है। तभी एरिस की नजर उस शरारती बच्चे पर पड़ती है, जो ऊपरी मंजिल से एक सिक्का फेंक रहा है। अजीब बात यह कि सिक्का हवा में उड़ता हुआ वापस अंदर चला जाता है और एक पंखे में फंस जाता है। दोनों नीचे डांस फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां लोग झूम रहे हैं। म्यूजिक तेज, डांस में जोश, लेकिन इमारत की बुनियाद हिलने लगती है। स्टील की बीम्स चरमराने लगती हैं। उधर वो सिक्का पंखे से निकलकर हवा में घूमने लगता है। ऊपरी मंजिल का शीशे का फर्श, जिस पर लोग कूद कूद कर डांस कर रहे हैं, अब टूटने की कगार पर है। एरिस को अचानक कुछ गड़बड़ लगता है। वो चिल्लाती है, पॉल, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। धड़ाम, शीशे का फर्श टूट जाता है। लोग नीचे गिरने लगते हैं। पॉल, जो अपनी जान बचाने के लिए लटक रहा था, वो भी गिर जाता है और मर जाता है। तभी रेस्तरां की किचन में जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। मारिया, वो सिंगर, आग में फंसकर जल मरती है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। लोग सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, लेकिन सीढ़ियां ढह जाती हैं। कई लोग कुचल कर मर जाते हैं। एरिस लिफ्ट की तरफ भागती है, लेकिन लिफ्ट पहले से ही ठसाठस भरी है। एक आदमी लिफ्ट के दरवाजों में फंस जाता है और बाकी लोग लिफ्ट के खुलने से नीचे गिरकर मर जाते हैं। एरिस दूसरी तरफ भागती है, लेकिन तभी उसके नीचे का फर्श टूट जाता है। लोग अब टूटे शीशे के टुकड़ों पर लटक रहे हैं। ऊपर एक पियानो खतरनाक तरीके से लटक रहा है और वो सिक्का, जो उस बच्चे ने फेंका था, पियानो पर जा गिरता है। बस इतने से वजन का बैलेंस बिगड़ता है और धड़ाम,
पियानो नीचे गिर जाता है, शीशा चकनाचूर और कई लोग मारे जाते हैं। इस अफरा तफरी में एरिस की नजर मारिया के बेटे पर पड़ती है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाती है। चारों तरफ इमारत ढह रही है। एरिस उस अंगूठी को कसकर पकड़ती है जो पॉल ने उसे दी थी। वो उनके प्यार की निशानी है, लेकिन अंगूठी का नुकीला किनारा उसका हाथ काट देता है। खून बहने लगता है। आखिरकार एरिस और वो बच्चा भी पकड़ खो देते हैं और नीचे गिरकर मर जाते हैं। अचानक चीख की आवाज। अरे रुक भाई, सीन बदल गया। एक छोटी सी लड़की स्टेफनी अपनी क्लास में जोर से चीखते हुए जागती है। उसने अभी अभी एक डरावना सपना देखा था। रात को फिर वही हाल। वो एक और बुरे सपने से चीख कर जागती है। उसकी रूममेट वेल उसे चुप कराने की कोशिश करती है। अरे स्टेफ, शांत हो जा, बस सपना था यार। कुछ दिन बाद स्टेफनी अपने परिवार के घर लौटती है। वहां वो अपने पापा मार्टी और छोटे भाई चार्ली से मिलती है। स्टेफनी को अपने सपनों का मतलब समझना है, तो वो चार्ली के साथ अपने चाचा हॉवर्ड के घर जाती है। उसे अपने सपनों में बार बार एक औरत, एरिस, दिखती है, जो बाद में पता चलता है कि उसकी दादी थी। हॉवर्ड के घर पर स्टेफनी की मुलाकात अपने कजिन्स एरिक, जूलिया और बॉबी से होती है, जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे स्टेफ, कितने साल बाद मिली, वो लोग मस्ती करते हैं। लेकिन जब स्टेफनी हॉवर्ड से अपनी दादी एरिस के बारे में पूछती है, तो हॉवर्ड गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तेरे दादा पॉल की मौत के बाद तेरी दादी पागल हो गई थी। वो हमें छोड़कर कहीं गायब हो गई, इसीलिए तेरी मम्मी डार्लिन भी हमें छोड़कर चली गई। स्टेफनी का दिल टूट जाता है, लेकिन वो जवाब ढूंढना नहीं छोड़ती। उसकी चाची ब्लेंडर उसे बताती है कि एरिस ने कुछ खत छोड़े थे और अब वो शहर के बाहर एकांत में रहती है। स्टेफनी को एरिस और पॉल की एक तस्वीर मिलती है, वही चेहरे जो वो अपने सपनों में देखती थी। ये तो वही हैं। वो हैरान हो जाती है। आखिरकार स्टेफनी उस जंगल के बीच बने घर पहुंचती है जहां एरिस अकेले रहती है। गेट पर स्टेफनी अपना परिचय देती है। दादी, मैं स्टेफनी, तुम्हारी पोती। एरिस गेट खोलती है और स्टेफनी उसे देखकर खुशी से फूली नहीं समाती। एरिस अपनी बेटी यानी स्टेफनी की मम्मी के बारे में पूछती है। स्टेफनी बताती है कि जब वो छोटी थी तब उनकी मम्मी डार्लिन उन्हें छोड़कर चली गई थीं और सालों से कोई खबर नहीं। एरिस की आंखें नम हो जाती हैं। मेरी बेटी, स्टेफनी कहती है। दादी, मैंने तुम्हें और दादाजी पॉल को अपने सपनों में स्काई व्यू रेस्तरां में देखा, जहां तुम्हारी मौत हुई थी। एरिस उसकी आंखों में देखती है और कहती है, बेटा, वो सपना नहीं, हकीकत थी। वो बताती है कि उसने भी वही दृश्य सालों पहले देखे थे। उसने उस शरारती बच्चे से सिक्का छीना, नीचे जाकर सबको शीशे के फर्श के खतरे के बारे में चेतावनी दी और कई लोगों की जान बचाई। मैंने मौत को चकमा दे दिया था बेटा, लेकिन भाई, मौत को चकमा देना कोई बच्चों का खेल नहीं। एरिस बताती है कि जो लोग उस हादसे में बचे थे, उनकी किस्मत में जीवित रहना नहीं था। मौत ने एक एक करके उनका पीछा शुरू कर दिया। उनके बच्चे, जो कभी पैदा ही नहीं होने चाहिए थे, वो भी रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। तेरे दादाजी पॉल को भी कैंसर ने मार डाला। फिर मेरी बारी थी, लेकिन मैं इस जंगल के घर में छिप गई। जब तक मैं जिंदा हूं, तू और मेरा परिवार सुरक्षित है, एरिस कहती है। स्टेफनी पूछती है, फिर मुझे ये सपने क्यों आ रहे हैं? एरिस गंभीर होकर कहती है, क्योंकि अब मौत तेरे पास आ रही है, लेकिन पहले उसे मुझे लेना होगा। वो स्टेफनी को एक डायरी देती है जिसमें मौत के नियम लिखे हैं कि कैसे हर हादसा एक दूसरे से जुड़ा है। लेकिन स्टेफनी गुस्से में कहती है, ये सब बकवास है दादी, मैं कुछ दिन बाद वापस आऊंगी। वो जाने लगती है। तभी एरिस दौड़कर उसे डायरी थमाती है और चेतावनी देती है, मौत तेरे लिए आ रही है, ये डायरी तेरा एकमात्र रास्ता है। लेकिन तभी ऊपर से कुछ गिरता है और धड़ाम, एरिस की मौके पर मौत हो जाती है। 2 दिन बाद एरिस का अंतिम संस्कार होता है। सालों बाद स्टेफनी की मम्मी डार्लिन अपनी माँ को अलविदा कहने लौटती है। हॉवर्ड अपनी बहन से मिलता है, लेकिन स्टेफनी और चार्ली परेशान हैं। स्टेफनी घर लौटकर एरिस की डायरी पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो पढ़ती है, उसे एक झटकेदार सच पता चलता है। फाइनल डेस्टिनेशन की सारी 5 फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित थीं। उनमें मरने वाले लोग स्काई व्यू हादसे में बचे लोगों के वंशज थे। डर के मारे स्टेफनी अपने परिवार को चेतावनी देने दौड़ती है, लेकिन कोई उसका फोन नहीं उठाता।
उधर हॉवर्ड के घर पर पूरा परिवार पार्टी कर रहा है। तभी बॉबी गलती से एक गिलास तोड़ देता है। उस टूटे गिलास का एक नुकीला टुकड़ा बर्फ की ट्रे में चला जाता है, वही बर्फ जो सब अपने ड्रिंक्स में डाल रहे हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि किस गिलास में वो खतरनाक टुकड़ा है। पार्टी में म्यूजिक चल रहा है, लोग झूम रहे हैं। मार्टी अनजाने में वो खतरनाक गिलास उठाता है, लेकिन फिर नीचे रख देता है। तभी स्टेफनी वहां पहुंचती है और चारों तरफ देखने लगती है। एक खिलौना मेज से गिरता है, जिसे मार्टी का गिलास जमीन पर खटाक, गिलास टूटता है और एक टुकड़ा हॉवर्ड के पैर में चुभ जाता है। वो दर्द से पीछे लड़खड़ाता है और एक फावड़ा गिरा देता है, जो पास की घास काटने वाली मशीन से टकराता है। वहीं मशीन चल पड़ती है और एक भयानक पल में हॉवर्ड का चेहरा कुचल देती है। वो तुरंत मर जाता है। अगले दिन स्टेफनी सबको डायरी के बारे में बताती है और कहती है कि सिर्फ एक शख्स, जे और डी, इन रहस्यमयी हादसों से बचा था। वो अपना रिसर्च दिखाती है। स्काई व्यू हादसे में बचे सारे लोग और उनके परिवार धीरे धीरे मारे गए। अब उनकी बारी है। एरिस ने सालों तक मौत को चकमा दिया था, लेकिन अब वो चली गई और मौत वापस आ गई है। कुछ लोग स्टेफनी को पागल कहते हैं। जूलिया को भी उस पर यकीन नहीं होता। ब्लेंडर अपने बच्चों को लेकर चली जाती है, लेकिन डार्लिन अपनी बेटी के साथ खड़ी रहती है। उसी रात एरिक अपनी टैटू शॉप पर एक लड़की की जीभ में छेद कर रहा है। वो चली जाती है तो वो शॉप बंद करके अपने पापा हॉवर्ड की याद में टैटू बनाने लगता है, लेकिन मौत ने जाल बिछा दिया है। टैटू बनाते वक्त एक ढीली चेन गिरकर उसकी नाक की रिंग में फंस जाती है। पंखा चेन को ऊपर खींचने लगता है और एरिक जमीन से ऊपर उठने लगता है। घबराहट में वो केरोसिन गिरा देता है। फुस, आग भड़क उठती है। शॉप में आग लग जाती है। एरिक अपनी नाक की रिंग खींचकर निकालता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन आग में गिर पड़ता है। लगता है अब गया, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है, जला हुआ लेकिन जिंदा। अगले दिन स्टेफनी और चार्ली को खबर मिलती है कि एरिक की टैटू शॉप में आग लग गई थी। दोनों घबराए हुए जल्दी जल्दी एरिक के घर की तरफ भागते हैं, लेकिन उससे पहले एरिक, जो घायल है लेकिन किसी तरह जिंदा बच गया है, उनकी गाड़ी के सामने आकर लड़खड़ा जाता है। स्टेफनी और चार्ली की तो सांस अटक जाती है। अरे, ये तो एरिक है। भाई, तू ठीक है? वो देखते हैं कि एरिक को बस हल्की फुल्की चोटें आई हैं। तभी पास से एक ट्रक गुजरता है और एरिक मजाक में कहता है, देखो यार, मैं अभी भी खड़ा हूं, मौत को चकमा दे दिया। बाद में जूलिया अपने भाई एरिक से मिलने आती है और उसे जोर से गले लगाती है। भाई, तू बच गया, शुक्र है। लेकिन स्टेफनी पास में खड़ी घबराई हुई सी नजरें इधर उधर दौड़ा रही हैं। उसकी नजर एक कूड़ा उठाने वाले ट्रक पर पड़ती है और उसे कुछ गड़बड़ लगता है। तभी जूलिया टहलने के लिए बाहर निकलती है। रास्ते में एक गेंद उछलकर उसकी तरफ आती है और कूड़ेदान में जा गिरती है। जूलिया उसे निकालने के लिए कूड़ेदान में चढ़ती है, लेकिन वहीं कूड़ेदान अचानक उठकर कचरा ट्रक में लाद दिया जाता है। सब लोग चिल्लाते हुए मशीन रोकने दे सब, कचरा ट्रक का कंप्रेसर शुरू हो जाता है। स्टेफनी उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मशीन चल पड़ती है और स्टेफनी बस चीख ही सकती है। उसके हाथ में सिर्फ जूलिया का कटा हुआ हाथ रह जाता है। अगले दिन स्टेफनी का दिल टूट चुका है। मार्टी उसे चुप कराने की कोशिश करता है। बेटा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लोग स्टेफनी की बात पर यकीन करने लगते हैं। स्टेफनी फुसफुसाती है, मुझे लगा था एरिक मरेगा, जूलिया नहीं। तभी ब्लेंडर एक बड़ा राज खोलती है। ये मेरी गलती है। एरिक हॉवर्ड का बेटा नहीं है, वो मेरे पुराने रिश्ते से है। एरिक ये सुनकर सन्न रह जाता है। गुस्सा, दुख सब मिलाकर वो वहां से चला जाता है। स्टेफनी फिर से एरिस की डायरी खोलती है और उसमें एक नाम मिलता है, जे डी, जो इन हादसों से बच गया था। चार्ली ऑनलाइन सर्च करता है और उन्हें एक हॉस्पिटल का पता चलता है। एरिक भी उनके साथ हो लेता है और वो लोग हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है जे.डी से, लेकिन वो कोई अजनबी नहीं है। वो है विलियम, वही शख्स जो हर फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म में दिखता था। वो उनकी तरफ देखता है और कहता है, सिर्फ एरिस मुझे जे.डी बुलाती थी, लगता है अब वह चली गई। स्टेफनी पूछती है, आप उसे कैसे जानते हैं? विलियम बताता है कि वो बचपन में स्काई व्यू हादसे के वक्त वहां था। एरिस ने लोगों की जान बचाई थी और उसकी आंखों में सीधे देखा था। उस पल ने उसे बदल दिया। स्टेफनी पूछती है, क्या कोई मौत को चकमा दे सकता है? विलियम सिर हिलाता है। हाँ, 2 लोग मरकर वापस आए थे, उससे सिलसिला टूट गया था। वो आगे कहता है,
तब से मैं उधार के वक्त पर जी रहा हूँ, लेकिन अब मुझे कैंसर है। मेरा टाइम खत्म हो गया। आखिर में मौत सबको पकड़ लेती है। इतना कहकर विलियम चला जाता है। बाहर बॉबी और एरिक चुपचाप खड़े सोच रहे हैं। अचानक एरिक को एक आइडिया आता है। बॉबी, तुझे नट्स से एलर्जी है ना? अगर हम तेरा दिल एक पल के लिए रोक दें और फिर एपिनेफ्रिन शॉट से वापस लाएं, तो शायद ये सिलसिला टूट जाए। बॉबी घबरा जाता है, लेकिन उसके पास और रास्ता क्या है? वो लोग वेंडिंग मशीन से नट्स वाला कैडबरी बार खरीदते हैं, लेकिन वो अटक जाता है। दोनों मशीन को जोर जोर से हिलाते हैं और एक स्प्रिंग ढीली हो जाती है। वो लोग चुपके से हॉस्पिटल के एक कमरे में घुसते हैं। एरिक बॉबी को छिपने को कहता है और इंजेक्टर लेने जाता है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, खेल शुरू हो जाता है। अचानक कमरे की एमआरआई मशीन अपने आप चालू हो जाती है। एरिक इंजेक्टर लेकर वापस आता है। बॉबी चॉकलेट खा लेता है। कुछ सेकंड में वो हाँफने लगता है। एमआरआई का मैग्नेटिक फील्ड और तेज हो जाता है। एरिक की छेदन वाली रिंग और एक धातु की कुर्सी मशीन की तरफ खींचने लगती है। धड़ाम! कुर्सी एरिक को जोर से टक्कर मारती है और वो उसी वक्त मर जाता है। बॉबी, जो बमुश्किल होश में है, इंजेक्टर तक पहुंचता है और खुद को इंजेक्शन मार लेता है। वो बच जाता है, लेकिन एक सेकंड बाद वेंडिंग मशीन से निकली वो स्प्रिंग, जो अब मैग्नेटिक हो चुकी थी, कमरे में उड़कर आती है और चटैक बॉबी की खोपड़ी में घुस जाती है। वो जमीन पर गिर पड़ता है, मर चुका है। बाद में स्टेफनी, चार्ली और डार्लिन एक साथ बैठे हैं। स्टेफनी कहती हैं, दादी अपने घर में छिपकर बच गई थीं। मम्मी, शायद अगर तुम भी वहां रहो तो मौत तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी। डार्लिन मान जाती है। वो लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। स्टेफनी की किताब से एक सिक्का फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। एक बूढ़ी औरत उसे उठाकर रख लेती है। वो लोग एरिस के पुराने घर पहुंचते हैं, लेकिन स्टेफनी को कुछ गड़बड़ लगता है। मम्मी, बाहर कुछ भी तुम्हें मार सकता है, जल्दी अंदर जाओ, वो जोर देती है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि घर के अंदर गैस लीक हो रही है। बाहर टूटे हुए खंभे से चिंगारियां छोटी छोटी आग लगा रही हैं। अचानक स्टेफनी की सीट बेल्ट जाम हो जाती है। वो चिल्लाती है, मम्मी अंदर जाओ, अगर तुम जिंदा रहोगी तो मैं ठीक रहूंगी। डार्लिन और चार्ली भागकर घर में घुस जाते हैं। अंदर डार्लिन को गैस की गंध आती है और उसे आग की लपटें दिखती हैं। वो चार्ली को पकड़कर वापस बाहर भागती है, लेकिन धड़ाम, घर में जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके की वजह से स्टेफनी का ट्रक सड़क से नीचे पानी में जा गिरता है। वो फंस जाती है। चार्ली उसकी मदद के लिए कूदता है, लेकिन तभी एक बिजली का खंभा उसकी तरफ गिरने लगता है। आखिरी पल में डार्लिन, जो जल चुकी है और बमुश्किल खड़ी है, चार्ली को धक्का देकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा देती है, लेकिन खंभा उस पर गिर जाता है। वो मर जाती है, चार्ली को बचा नहीं पाती। चार्ली पीछे मुड़ता है। स्टेफनी पानी में डूब रही है। वो कूदता है, उसे ट्रक से बाहर निकालता है, लेकिन वो सांस नहीं ले रही। वो सीपीआर देता है। आखिरकार हांफ, स्टेफनी सांस लेने लगती है। वो जिंदा है। वो मर चुकी थी और वापस आ गई। सिलसिला टूट गया। मौत आगे बढ़ गई। एक हफ्ते बाद स्टेफनी और मार्टी घर पर हैं। चार्ली ग्रेजुएशन के लिए तैयार होकर नीचे आता है। सब मुस्कुराते हैं, निकलने को तैयार। बाहर जाने से पहले स्टेफनी चार्ली के सूट पर एक फूल लगाती है, लेकिन फूल का कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है। खून की एक बूंद गिरती है और उसे अचानक अपनी दादी याद आती है। सड़क के उस पार वही बूढ़ी औरत जिसने सिक्का उठाया था, खाना खरीद रही है। तभी सिक्का फिर से उसके पर्स से फिसल जाता है। वो सड़क पर लुढ़कता हुआ रेल की पटरियों पर जा गिरता है और दो पटरियों के बीच फंस जाता है। ट्रैक सिस्टम में खराबी आ जाती है। शहर के उस पार स्टेफनी और चार्ली मार्टी के दोस्त एक डॉक्टर से मिलते हैं। वो मुस्कुराता है। चार्ली ने मुझे सब बताया, तुम्हारा बच जाना कमाल है। स्टेफनी कहती है, हाँ, मैं मर गई थी और वापस आ गई। शायद मैं थोड़ी लकी हूँ। लेकिन तभी डॉक्टर कुछ ऐसा कहता है कि दोनों के होश उड़ जाते हैं। तुम असल में मरी नहीं थी, बस 1 मिनट के लिए बेहोश थीं। स्टेफनी और चार्ली सन्न रह जाते हैं। उनकी मौत का सिलसिला अब भी खत्म नहीं हुआ है। स्टेफनी चारों तरफ देखती है। अचानक सब कुछ खतरनाक लगने लगता है। उधर एक ट्रेन चलना शुरू करती है। पटरियों में फंसा वो सिक्का सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करता है। ट्रेन पटरी से उतर जाती है, घरों को तोड़ती हुई सीधे स्टेफनी और चार्ली की तरफ बढ़ती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जब ट्रेन आखिरकार रुकती है तो उन्हें लगता है कि वो बच गए,
लेकिन तभी ट्रेन के डिब्बों से उड़ता हुआ मलबा, बड़े बड़े लकड़ी के बीम उनकी तरफ आता है। वो तुरंत उसकी चपेट में आ जाते हैं और मर जाते हैं, और इसके साथ ही मौत पूरे खानदान को निगल लेती है। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।